आज अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण से अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत भाग 6 में चर्चा करेंगे पवन के कार्य या वायु से जनित भूदृश्यों की। तो तैयार हो जाइए कॉपी पेंसिल लेकर। गत वीडियो निरंतर देखे आपने, जिसमें हमने नदी के कार्य, समुद्री तरंगों के कार्य, हिमनदों के कार्यों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। आया था ना मज़ा? तो तैयार हो जाइए। आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? पवन के कार्य। देखिए, ये है पवन के कार्य। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये पवन कहाँ कार्य करती है? कहाँ करेगी? बताओ बताओ, सोचो सोचो। पवन, तो ये पवन किसे कहते हैं? पवन कह दो या क्या कह दो, वायु कह दो, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। तो प्यारे बच्चों, भूगोल में पवन की परिभाषा, वायु की परिभाषा क्या है? हवा जिसमें क्या होती है? गति होती है। हवा जिसमें क्या होगी? गति होगी। उसको क्या कह देंगे हम? उसको ही पवन या वायु कहेंगे। अब आप ये देखिए, नदी के कार्य हमने देखे, बहते जल में थे। हिमानी देखा, बर्फ में था। समुद्री लहरें, पानी था। यहाँ पर कहाँ अपर्दन करेंगे? वायु को अपर्दन करने में मज़ा आता है रेगिस्तानों में, या कह सकते हैं मरुस्थलों में। तो रेगिस्तान या मरुस्थल कहीं देखा है? जी हाँ, देखा है आपने। राजस्थान के हम निवासी हैं। पश्चिमी राजस्थान में चले जाइए, जैसलमेर, बाड़मेर, कौन सा मरुस्थल है? देखिए, वहाँ है आपका थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है आपका थार का मरुस्थल। तो ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पर पवन अपना कार्य करती है। जहाँ जहाँ रेगिस्तान मिलेगा, पवन वहाँ अपना कार्य करेगी। क्या क्या कार्य करेगी? क्या क्या करती है? अपर्दन एक कार्य और लिख लो, परिवहन का भी कार्य करती है और निक्षेपण का कार्य भी करती है। अपर्दन पहले काटेगी, फिर उसको क्या करेगी? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? परिवहन करना। और फिर लाकर लास्ट में क्या करेगी? गर्तों में, गड्ढों में लाके जमा कर देगी। उसको निक्षेपण कहेंगे। एक चीज़ और जान लो, यहाँ पर लिख लो उसको। ये मरुस्थल कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? ये विश्व के मानचित्र में आपको पश्चिमी किनारों पर देखने को मिलेंगे। कौन से मरुस्थल? विशेष रूप से गर्म मरुस्थल। और ठंडे मरुस्थल महाद्वीपों के केंद्रवर्ती भाग में मिलते हैं। गर्म मरुस्थल कौन से हैं? थार का मरुस्थल भी गर्म मरुस्थल है। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। ठीक है, अफ्रीका में ही कालाहारी मरुस्थल है। नामीब है, पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका में है, मोजेव है, सोनारन है, ये उत्तरी अमेरिका में है। तो ऐसे कई सारे मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। बहुत सारे मरुस्थल हैं जो अगली कक्षाओं में और विस्तार से, नहीं है तो मानचित्र देख लेना, मानचित्र में सब दे रखा है, जिसकी चर्चा एक अलग वीडियो में और करेंगे हम। तो निरंतर इसी तरीके से वीडियो देखते रहना है। क्या चर्चा कर रहे हैं? पवन के कार्य। तो अब ये देखिए, ये है एक मरुस्थल का मनोरम दृश्य। ये देखिए, रेत का जमाव, तपती धूप, बारिश कम होती है, वनस्पति कम होती है। जहां वर्षा कम होगी, वनस्पति कम होगी, उसको हम क्या कह देंगे भूगोल की भाषा में? उसको कहेंगे रेगिस्तान, या क्या कहेंगे? मरुस्थल। समझ गए? क्या? वर्षा कम और तापमान अधिक और वनस्पति नगण्य, यानी कि ना के बराबर।
मिलती है, क्या मिलते हैं? मरुभूमि वनस्पति मिलती है, कैक्टस मिलते हैं, पढ़े थे ना हमने। तो यहाँ पर क्या होगा? पेड़ पौधे बहुत कम होंगे, तो हवा यानी कि वायु, हवा जिसमें गति है उसको क्या कहेंगे? वायु। तो वायु क्या करेगी? बहुत तेज गति से क्या करेगी? अपर्दन का कार्य करेगी, बहुत तेज गति से। तो पहले अपन देखते हैं सबसे पहले अपर्दन के कार्यों को। अपर्दन जनित जो भूदृश्य हैं उनमें महत्वपूर्ण भूदृश्यों में नाम आता है छत्रक शैलों का। बड़ी आसान परिभाषा है, बड़े मनोरम है देखने में। कैसी आकृति है? नाम से ही प्रतीत हो रहा है, छाते के जैसी आकृति है, कुकुरमुत्ते के जैसी आकृति है, मशरूम के जैसी आकृति है। सांप की छतरी याद है ना, बारिश में कई बार बन जाती है, क्या कहते हैं? सांप की छतरी। मशरूम उसके जैसी आकृति होती है छत्रक शैल की। परिभाषा में नोट कर लीजिए, जब पवन शैलों के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अपर्दन कहाँ करेगी? नीचे वाले भागों में। ये चट्टानें कैसी हैं? नर्म हैं। ऊपर की चट्टान कैसी है? कठोर है। तो नीचे वाले भाग का अपर्दन धीरे धीरे हवा चलती, हवा में भी क्या होते हैं? बारीक बारीक कण होते हैं। जो पवन होती है हवा, उसमें बारीक कण होते हैं, और वो कण क्या है? धीरे धीरे जांच के इन बड़े चट्टानों से क्या करते हैं? टक 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 लगे रहते हैं और उसको अपर्दन कार्य करने का कार्य करते हैं। और उससे देखिए ये आकृति कैसी हो गई है? इस तरीके से आकृति, ठीक है। तो ये क्या बन गए? ये छत्रक शैल बन गए। इसी तरीके से जब रेगिस्तान में आपको मौका मिले तो क्या देखेंगे? वहाँ पे धोरे देखते हैं, जिनको क्या कहते हैं? बालू के टिब्बे कहते हैं। याद है ना? देखे है ना? पहले चित्र में भी दिखाया आपको। ये देखिए रेत ही रेत है। तो हवा जो गति करती है जिसको क्या कहते हैं? वायु। तो वायु क्या करेगी? यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कार्य करेगी। किसको? मिट्टी को उठाएगी, फिर ले जाएगी, दूसरी जगह जमा कर देगी। उठा उठा के तो क्या करेगी? बालू के टिब्बों का निर्माण करेगी। ये हैं आपके बालू के टिब्बे। परिभाषा में, पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करती है। देख रहे हो? रेत ले जा रहे हैं, जमाव कर देती है, तो कैसे दिखेंगे? पहाड़ों की जैसे। ये देख रहे हो आप? पहाड़ के जैसे। ये देखिए, ये पहाड़ के जैसी इनकी आकृति है। पर किसके पहाड़ हैं? बालू के पहाड़ हैं। किससे बने हैं? निक्षेपण से बने हैं। किससे बने हैं? निक्षेपण से बने हैं। लिख लीजिए, ये निक्षेपण से बने हैं। अपर्दन से क्या पड़ा? छत्रक शैल। और निक्षेपण से क्या बनेंगे? बालू के टिब्बे बनेंगे। और देखिए इनकी खास बात, ये जो एक अर्ध चंद्राकार आकृति आप देख रहे हो, आधे चांद के जैसी, देखा है ना? जब अमावस के बाद छोटा प्यारा सा एक चांद निकलता है, अर्ध चंद्राकार आकृति बनाता है। ये देखिए, तो ऐसी आकृति जो बनती है उसको क्या कह देते हैं? उसको बरखान कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बरखान। तो बरखान भी एक प्रकार का क्या है? बालू का टिब्बा ही है, जिसके बारे में 9वीं कक्षा में और विस्तारित रूप में पढ़ेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। लॉयस, ये भी निक्षेपण से बना हुआ है, पवन के कार्यों में आता है, निक्षेपण जनित भूदृश्य है। तो लॉयस कैसे बनता है? महीन कण ला लाकर, और कैसे? पीले रंग के होते हैं। लाकर क्या करता है? निचले बेसिन क्षेत्रों में क्या करता है? उसको जमाता चला जाता है, परत दर परत जमाता है। और ये बहुत उपजाऊ होते हैं। देखिए परिभाषा क्या है?
जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है, बहुत बारीक को। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं, तो क्या बनता है? लॉयस बनता है। क्या बनता है? लॉयस बनता है। उदाहरण में चीन का लॉयस विश्व में प्रसिद्ध लॉयस में आता है और ये बड़ा उपजाऊ लॉयस है। वैज्ञानिकता के आधार पे कहें तो यहाँ पर येलो सॉइल का निक्षेप है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, और ऐसे भागों में अगर सिंचाई की सुविधा मिल जाती है तो सोने पे सुहागा, यानी कि फसलें लहलहाती हैं, बहुत उपजाऊ मृदा बनती है इससे। देखिए चीन में विशाल लॉयस का निक्षेप पाए जाते हैं। ये चीन का मनोरम दृश्य है, आप ये देखिए, ये लॉयस बने हुए हैं और यहाँ पर खेती भी ये लोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आया ना आनंद? क्या जाना? वायु के अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण जनित कार्यों को और उससे बनने वाले भूदृश्यों को आज की कक्षा में हमने जाना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।